बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा अभ्यर्थी है जिनका अभी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया गया है, हालांकि उनके बीएड डीएलएड कंप्लीट हो चुके हैं और सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उस दौरान उनको क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा है कि मेरे पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा गया है, तो उसमें क्या अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने सीटेट के बारे में बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका ट्वीट देखा होगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में आपको क्या लिखना है और कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो भी आपके मन में क्वेरी होगा, सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को भी पूरी तरीके से पात्र मान लिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट के बारे में। तो अगर आप 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो भी आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि अपीयरिंग वाले पात्र हैं या नहीं, तो पूरा वीडियो शायद आप लोग नहीं देखते और एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में ये सभी चीज़ें डिटेल में बताता हूं। अगर आपने एक भी वीडियो को देख लिया होगा तो शायद आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो देखते नहीं हैं। वीडियो स्टार्ट किया नहीं कि कमेंट कर दिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तब कमेंट करिए, अन्यथा की कंडीशन में ये कभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं जो 20 अगस्त 2023 को परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों के पास कोई सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट भी उनके पास नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको नीचे एक आवेदन करेंगे तो चेक बॉक्स दिया गया है, जिस पर जब आप टिक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि मैं 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहा हूं, अपीयरिंग में मैं आवेदन करना चाहता हूं। उस पर जब आप टिक कर देंगे तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट का जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपीयरिंग वाले की ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो गई। दूसरा, डॉक्यूमेंट अभी भी आपको अपलोड करना है। तो अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अब आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ अपलोड करना है 100 केबी से कम। तो एडमिट कार्ड तो अभी इशू किया नहीं गया है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको 100 केबी में पीडीएफ में कन्वर्ट करके और उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, वहां पर जब आप आवेदन करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है आपको एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ बना करके अपलोड करना होगा। ये तो हो गई सीटेट के बारे में। साथ ही साथ बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड और डीएलएड में अपीयरिंग है, वो आवेदन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं और आपको वही वाला चेकबॉक्स टिक करना होगा, क्योंकि बीएड में भी आपके डिटेल मांगे जाएंगे, तो वहां पर वो वाला आपको चेकबॉक्स टिक करना होगा। उसके बाद से जब आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो फिर से आपके लिए एडमिट कार्ड या फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा, तो आप अपना एडमिट कार्ड वहां पर डाल देंगे। ठीक है, आपको ये घोषणा करना है कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, तो अपीयरिंग में वही वाले अभ्यर्थी केवल एलिजिबल हैं जिनका 31 अगस्त 2023 से पहले फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। तो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड अपना अपलोड करना है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी के बारे में जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है लेकिन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो डीएलएड 2019 बैच में बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या अपडेट करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वहां पर आपको एडमिट कार्ड अपलोड नहीं करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो तब अपलोड करेंगे जब आप अपीयरिंग में होंगे। चूंकि आप अपीयरिंग में नहीं है, आपका कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आपका जो इंटरनेट से प्राप्त फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट होता है उसे आपको अपलोड करना होता है। फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट पर आपके चारों सेमेस्टर के मार्क्स वहां पर दिए गए रहते हैं कि प्रथम सेमेस्टर में आपके कितने मार्क्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर का तो पूरा रिजल्ट ही रहता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था कि जिनका अभी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, क्या वो सेमेस्टर वाइज अलग अलग अपलोड करेंगे? नहीं, आपके फाइनल सेमेस्टर में सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स मेंशन किए गए हैं। वहीं इंटरनेट से जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ था वहीं रिजल्ट आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और जहां तक सर्टिफिकेट की बात है तो आप सर्टिफिकेट में NA लिख सकते हैं अगर आपके इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट पर इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं लिखा है तो। ठीक है, आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख करके सर्टिफिकेट नंबर में और सर्टिफिकेट इशू डेट में जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित हुआ था उस दिन को आप डाल करके लिख सकते हैं। अगर आपका दिन याद नहीं है, डेट याद नहीं है, तो एग्जैक्ट डेट डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आसपास भी कोई डेट डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कैंडिडेचर यानी कि जो आपका अभ्यर्थन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें इस वजह से मांगी जाती हैं ताकि जो
जेन्युइन कैंडिडेट नहीं होते हैं, जो गलत तरीके से किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनको एक तरीके से छांटा जा सके, उसके लिए ये सभी चीज़ें होती हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए फिजिकल तौर पर। अगर आपने इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट को अपलोड किया है तो आप उसका प्रिंट आउट करा करके ले जाएंगे, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि आप ही वो कैंडिडेट हैं जो कि आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था। तो इसका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट को डिफ्रेंशिएट कर पाएं उन कैंडिडेट से जो कि गलत तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि इशू डेट में कुछ एक दो डेट ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर डाल दिया तो मेरा अभ्यर्थन कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, इस प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट नंबर भी डाल दिया है तो आपके पास जो भी डाला है आपने वो प्रूफ होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप दिखा सकते हैं कि मैंने ये वाला नंबर डाला था जो कि मेरे रिजल्ट पर मेंशन किया गया है। उसका काम बस इतना ही है कि आपके एक तरीके से वेरिफिकेशन में वो हेल्प करे कि हाँ, जो आपने आवेदन करते समय दिया था वो डिटेल आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो जितने भी बीएड डीएलएड ग्रेजुएशन से संबंधित अभ्यर्थी हैं जिनका अभी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो वो सभी अपना फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट इंटरनेट से जो प्राप्त हुआ था वो अपलोड कर सकते हैं। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है बीएड में और डीएलएड में, तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं मेंशन किया गया तो आप एनए लिख दीजिए और इशू डेट में जिस दिन आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया था उस दिन का डेट आप डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह प्रश्न आ रहा था कि उन्होंने बाय मिस्टेक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डीएलएड के लिए, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, उन्होंने गलती से इंटर प्लस डीएलएड को अगर सेलेक्ट कर दिया गया है उनके द्वारा, तो क्या गलत हो गया है? देखिए, एक्चुअली आपको सही सही भरना होता है, लेकिन अगर आपने इस प्रकार की कोई गलती की है तो इसे मिस्टेक के तौर पर नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए वो इंटर प्लस डीएलएड है। तो वहाँ पर अगर आपने वो सेलेक्ट कर लिया है तो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आप पहले वाले आवेदन को कैंसिल कर सकते हैं और नया आवेदन उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अतिरिक्त जो फ़ी पेमेंट करना होगा, जो फ़ी है वो आपको अतिरिक्त करना होगा और पहले वाले आवेदन का फ़ी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो वैसे तो इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप पहले वाले आवेदन को कैंसिल कर सकते हैं, ये ऑफिशियली ये मेंशन किया गया है आपके नोटिफिकेशन में, ठीक है, कि आप पहले वाले आवेदन को कैंसिल करके दोबारा आवेदन उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी भी डिटेल में कोई भी गड़बड़ी हो गया जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि भविष्य में जाकर के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आप पहले वाले आवेदन को कैंसिल करके दोबारा उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। प्रॉब्लम इस वजह से नहीं होगा क्योंकि देखिए, जो अभ्यर्थी डीएलएड इंटर प्लस डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं और इंटर के डिटेल को भरे हैं, और जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड को सिलेक्ट किए हैं और ग्रेजुएशन के डिटेल को भरे हैं, प्रॉब्लम तब होता है जब एकेडमिक मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाती है। अब बिहार की शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट तो है नहीं, सिर्फ जो मेन पेपर होगा उसके मेरिट के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो उस कंडीशन में आपने इंटर का डिटेल दिया है या फिर ग्रेजुएशन का डिटेल दिया है, उसके डिटेल वो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा उस मार्क्स का कोई भी रोल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके मार्क्स में वो नहीं जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसी बेसिक डिटेल होती है जिसमें गलती होने की वजह से आपका पूरा सिलेक्शन ही कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक अभ्यर्थी ओबीसी है और उसने जनरल को भर दिया, या फिर जनरल है उसने कैटेगरी को भर दिया, तो उस कंडीशन में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाता है, वो कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है। तो इस वजह से आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनका पूरा नेम में गलती होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक नाम है राहुल कुमार सिंह,
तो अगर किसी अभ्यर्थी का राहुल के स्पेलिंग में गलती हो गया, जैसे कि RAHUL की जगह RAHAL हो गया है, तो इसे माइनर मिस्टेक के तौर पर देखा जाता है और एफिडेविट लगा करके काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी एक अभ्यर्थी का नाम राहुल कुमार सिंह है और उसका पूरा नाम हो गया है अभिषेक श्रीवास्तव, तो यहां पर पूरा कैंडिडेट का नाम ही बदल गया। या फिर अगर आप देखेंगे किसी कैंडिडेट के माता या फिर पिता के नाम में इस प्रकार का कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उनका पूरा नाम ही बदल गया है, उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उत्तर प्रदेश में जो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में देखा गया था, तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया था। और जिनके स्पेलिंग में कुछ गलती है, उनके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलती है, तो उनको 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। आप अपने डॉक्यूमेंट को सही करा करके फिर से शिक्षा निदेशालय में, बेसिक शिक्षा विभाग में आपको सबमिट करना होता था। तो इसी प्रकार के कुछ नियम बिहार में भी देखने को मिल सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी के नाम में किसी इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। आप उसको करेक्शन करा करके फिर से शिक्षा विभाग में आपको सबमिट करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की पिछली भर्ती में इस प्रकार का मामला देखने को मिला था। अब मैं समझता हूं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में थे, सबके जवाब आपको मिल चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।